हेलो दोस्तों, मेरा नाम सेजल है। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य ने आपके भरोसे को तोड़ा और आपके पूरे करियर को बर्बाद कर दिया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? अगर उन्होंने आपको उस चीज के लिए फंसाया जो उन्होंने किया था। मुझे नहीं पता कि कोई कैसे रिएक्ट करेगा, पर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा पूरा करियर दांव पर है और ये सब मेरी सास की वजह से है। मेरे करियर को भूल जाओ, लेकिन उसके गुंडागर्दी की वजह से मुझे जेल हो सकती है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए या खुद को कैसे बचाना चाहिए, और इसी के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं सेजल हूँ और मुझे कुछ समय पहले ही एहसास हुआ कि मेरी सास आनंदी कितनी बड़ी धोखेबाज है। पहले मुझे आप सबको इसके बारे में कुछ बता देने दीजिए। मैं एक आयात निर्यात फर्म में अकाउंटेंट हूँ, जिसे पिछले 8 सालों से मेरे पति का परिवार संभाल रहा है। उसके पिता ने 8 साल पहले फर्म शुरू की थी, लेकिन लगभग 4 साल पहले उनकी डेथ के बाद फर्म के शेयर जगत उनकी सौतेली माँ आनंदी और उनके सौतेले भाई विवेक को मिले, जिसमें जगत के पास 50% शेयर है और बाकी दोनों के पास 25-25। आप इसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जगत बड़े हिस्से का हकदार है, क्योंकि वो कॉलेज पूरा करने के बाद से ही इस फर्म के लिए खड़ी मेहनत कर रहा है, जबकि आनंदी और विवेक ने जगत के पिता के मरने के बाद ही काम करना शुरू किया था। और मेरा मानना है कि इसीलिए जगत के पिता ने फर्म को इस तरह से संभालने का सोचा। हालांकि शेयर अलग अलग हैं, ये तीनों बोर्ड ONF डायरेक्टर्स में हैं और फर्म के कामकाज पर एक ही तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह मेरी मुलाकात जगत से हुई। मुझे 3 साल पहले इस फर्म में अकाउंटेंट के रूप में नौकरी मिली थी और ऑफिस में रोमांस सही होने पर मैंने और जगत ने पिछले साल शादी कर ली। ये अच्छा था। उसके परिवार ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, खासकर आनंदी ने। ऐसा कभी नहीं लगा कि आनंदी जगत की सौतेली माँ थी, क्योंकि वो जगत और विवेक दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। इसीलिए जब मैं परिवार में आया तो उन्होंने मेरे साथ एक माँ जैसा व्यवहार किया। कम से कम मुझे अब तक वही लगा। इसकी अकेली वजह से थी कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आनंदी मेरे विश्वास को इस तरह धोखा दे सकती है, क्योंकि जब मैं जगत के साथ डेटिंग कर रही थी और शादी के बाद भी उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। वो हमेशा प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा भी कर सकती थी। इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया है और मैं अभी भी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हूँ जो हुआ था। लेकिन कुछ हुआ और अब मेरा पूरा करियर दांव पर है। मैं 1 महीने से देख रही थी कि कंपनी के अन्य खातों से किसी अज्ञात खाते में पैसे जा रहे थे। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब बार बार पैसे जाने लगे और हर ट्रांसफ़र के साथ ट्रांसफ़र की जाने वाली रकम बढ़ने लगी तो मुझे शक हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो खाता किसका था। मैं इस मामले पर और ध्यान देना चाहती थी, लेकिन आनंदी ने मुझे इतने सारे काम सौंप दिए थे कि मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। काश मैंने इस मामले पर उसी वक्त गौर कर लिया होता। शायद मैं खुद को उस स्थिति में नहीं पाती जिस स्थिति में मैं आज हूँ। जैसे जैसे पैसे जाते रहे और ज्यादा बार होते गए, मैंने 1 हफ्ते पहले अपने पति को उनके बारे में बताने का फैसला किया, ये आशा करते हुए कि शायद वो उनके बारे में कुछ जानता होगा। लेकिन जगत ने इसे टाल दिया और मुझसे कहा कि मैं इसके बारे में ज्यादा न सोचूं, और हो सकता है कि किसी काम के लिए उसे निकाला जा रहा था। इसलिए मैंने इसे वहीं छोड़ दिया और अपनी मेज पर फाइलों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुझे चौंका दिया। इसलिए 2 दिन पहले जब मैंने देखा कि उसी गुमनाम खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की जा रही है, तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये पैसा किसे मिल रहा है। मैंने इस पर थोड़ा ताक झांकी और तब मुझे पता चला कि ये किसका था। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसका खाता था? हाँ, मेरी प्यारी सास का। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें एक गुमनाम खाता रखने और उसमें पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों थी, जो इतनी बड़ी रकम थी, जबकि उनके पास अपनी कंपनी का खाता था। और उन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत थी? ये तो पक्का था कि ये बिजनेस के लिए नहीं था, क्योंकि वे सभी भुगतान फर्म के अपने अलग खाते से किए जा रहे थे। मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनसे इस बारे में बात करने का फैसला किया। जब मैं उस गुमनाम खाते के बारे में उनसे बात करने गई तो पहले तो उन्होंने ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया मानो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और फिर बोलने लगी कि मैं पहली आदमी थी जिसने इस बारे में कुछ बोला था।
लेकिन मैं उन्हें इतने आसानी से नहीं जाने देने वाली थी। इसलिए मैंने उन पर तब तक दबाव डाला जब तक उनके पास ये मानने के अलावा कोई ओन ऑप्शन नहीं रह गया कि खाता उनका ही है। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें इतने सारे पैसे वाले एक गुमनाम खाते की जरूरत क्यों है, तो उनके बोल अचानक से बदल गए। मैंने आनंदी का ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बड़ी बेरहमी से मुझे अपने काम से काम रखने को कहा और कहा, अपनी जगह जानो, तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। ऐसा मत सोचो कि तुम कंपनी के मालिक से सवाल पूछ सकती हो। मैं उस औरत के ऐसे कठोर शब्दों से दंग रह गई जिसने कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा था कि मैं उनके बेटी की तरह हूं। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, जगत को उसकी मां का कोई दूसरा खाता होने के बारे में पता होना चाहिए था। और अगर उसे ये पता होता तो जब मैंने पहली बार उससे इस खाते के बारे में पूछा तो उसने मुझे बता दिया होता। इसलिए मैंने आनंदी से पूछा कि क्या जगत और विवेक को इस खाते के बारे में पता था, और ऐसा मानो जैसे मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो, क्योंकि अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, लेकिन साथ ही वो टेंशन में भी दिखने लगी। इस बार उन्होंने ज्यादा शक लहजे में जवाब देते हुए कहा कि अगर ये खबर उनके ऑफिस से निकली तो वो ये पक्का कर लेंगी कि मैं और मेरा करियर दोनों बुरी तरह से बर्बाद हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आए। आनंदी को अचानक से ऐसा क्या हो गया था? क्या वो वही औरत थी जिसे मैं पिछले 3 सालों से जानती थी? लेकिन मैं उन्हें मुझे डराने नहीं देने वाली थी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं इस बारे में जगत और विवेक दोनों को बताऊंगी, क्योंकि ये उनकी भी कंपनी है और वे ये जानने के हकदार हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इससे आनंदी अवाक रह गई और मैं तुरंत उसके ऑफिस से बाहर आ गई। ये सब कल हुआ था। आनंदी ने अपनी बात रखी। आज सुबह जब मैं ऑफिस गई तो उन्होंने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया और पुलिस ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा, क्योंकि मेरे खिलाफ एक बड़ी धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने जगत को फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि वाकई में क्या हुआ था। भले ही जगत को नहीं पता था कि गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन था, मैं अच्छी तरह से जानती थी। केवल आनंदी ही ऐसा कर सकती थी। क्या आप विश्वास करेंगे कि आनंदी ने क्या किया? कंपनी पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने खातों में हेरफेर किया और ऐसा दिखाया कि मैं वो खाता मेरा था और उससे मैं कंपनी से पैसे चुरा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आनंदी इस तरह मेरे विश्वास को धोखा देगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूं और मुझे नहीं पता कि आनंदी ने मुझे और किन चीजों के लिए फंसाया है। जगत ने मुझसे पुलिस स्टेशन के बाद सीधे उसके पास आने को कहा, क्योंकि वो मेरे साथ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता था। उसने मुझसे कहा कि हम इसका पता लगा लेंगे, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूं। इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो सकता है और जिंदगी भर के लिए मेरी इज्जत खराब हो सकती है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं या अपनी आंखों के सामने अपने करियर को टूटने से कैसे बचाऊं। 1 हफ्ते बाद आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले हफ्ता मेरे लिए कितना बुरा रहा है। चीजें बहुत गड़बड़ हो गई हैं। पुलिस मुझसे लगातार और दिन के किसी भी समय पूछताछ कर रही है और घंटों तक पूछताछ चलती रहती है। इस लगातार पूछताछ की वजह से मुझे एक रात पुलिस स्टेशन में भी बितानी पड़ी। ये पागलपन है। उन्होंने मुझे शहर छोड़ने या यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में घुसने से भी मन कर दिया है। मुझे अपने ऑफिस के पास भी जाने की परमिशन भी नहीं है। और इसकी सबसे बुरी बात यह है कि रिपोर्ट आनंदी ने दर्ज नहीं की गई थी। इसे कंपनी के एक कर्मचारी ने बनाया था। मुझे यकीन है कि आनंदी अपने हाथ गंदे किए बिना कर्मचारियों से काम करवा रही है, ताकि वो इससे जितना हो सके उतना दूर रह सके और मेरे लिए उसे इसमें घसीटना मुश्किल होता जाए। इसकी वजह से जगत के अलावा कोई भी ये नहीं मानता कि मैं निर्दोष हूं। सिर्फ अकेली राहत ये है मेरे पति का सपोर्ट। और जगत को ये विश्वास दिलाना और भी मुश्किल था कि उसकी माँ ही वो थी जिसने मुझे फंसाया था। पहले तो उसे भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही उस खाते के बारे में उससे पूछताछ कर ली थी, तो क्या उसे विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी? वरना अगर मैं वो पैसे चुरा रही होती तो मैं जगत से कभी उस खाते के बारे में बात ही नहीं करती। घर पर भी हालात मुश्किल रहे हैं। आनंदी ने मुखौटा पहन रखा है और मेरे प्रति उसका व्यवहार बेकार होता जा रहा है। जब हम सबके साथ होते हैं तो वो मुझसे कहती है कि उसे मुझसे शर्म आती है, लेकिन क्योंकि उनके परिवार में वे एक दूसरे के लिए हमेशा होते हैं, इसलिए मेरे गलत होने के बावजूद वो मेरे साथ है। मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी अच्छी अदाकारा है, क्योंकि जब जगत आसपास नहीं होता था
तब अगर वो कभी मेरी नज़र में आती थी तो वो मुझे ये बताने से कभी नहीं चूकती थी कि उसने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी और उसकी बात न मानकर मैं अपनी वजह से इस मुसीबत में फंसी हूँ। उसने ये भी कहा कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन मुझे बस इतना ही करना था कि मैं उनके काम में अड्ढंगा न डालूं। लेकिन ये तो होना ही था। वो कितनी बेकार किस्म की इंसान है। अगर कोई उनके हिसाब से काम नहीं करता है तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और ये पागलपन है कि उसने मुझसे कहा कि वो जगत के सामने मेरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो वही है जिसने मुझ पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। मुकदमा जल्द ही अदालत में जाएगा, जिसमें आनंदी मेरी सामने खड़ी होगी और मैं अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करूंगी। ये इतना गड़बड़ है कि आपको ये साबित करना होगा कि आपने कुछ नहीं किया है, जबकि जिम्मेदार व्यक्ति आप पर आरोप लगाता चला जाएगा। अब जगत भी उसको अच्छे से समझ गया है और उसके खिलाफ हो गया है। उसने जगत को भी डांटते हुए कहा कि अगर वो उसका असली बेटा होता तो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाता। उसने विवेक की तरह उसका समर्थन किया होता। इससे जगत को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे इस बात से राहत मिली कि आखिरकार आनंदी का असली चेहरा कम से कम जगत के सामने उजागर हो गया। अब मुझे बस दुनिया को दिखाना है कि वो कितनी पाखंडी है। दूसरी ओर विवेक मुझसे बहुत नाराज है। वो मुझसे कहता रहता है कि उन तीनों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपने परिवार और बिजनेस का एक हिस्सा बनाया, लेकिन मैंने उस भरोसे का गलत फायदा उठाया। वो जगत से ये भी कहता है कि उसे मुझे तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि वो घर के आसपास गद्दारों को नहीं देखना चाहता। मैं बस ऐसे तरीके ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, लेकिन मुझे ऑफिस के अंदर जाने या काम से जुड़ी किसी भी चीज तक पहुंचने की परमिशन नहीं दी जा रही है और मेरे लैपटॉप और वर्क सेल फोन को जब्त कर लिया गया है। मेरे लिए चीजें पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई हैं थे। और अब मुझे पता है कि सोफिया कितनी चालाक है। उसने इस बात के सभी सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की होगी कि खाता उसका था, और मेरे द्वारा किसी भी चीज तक पहुंच न पाने की वजह से ये असंभव होता जा रहा है। और हाँ, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि जब मैं उनसे बात करने गई थी तब मुझे वो बात रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पलट जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो पहली बार था जब मैंने आनंदी का ऐसा साइड देखा था, इसलिए मुझे उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वो यही करेगी तो मैं बेहतर तरीके से तैयार होती और उसे बेनकाब करने के लिए एक प्लान तैयार रखती। लेकिन जैसा कि ये साफ था, मैं सतर्क नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरा परिवार है और मेरे अनुसार आपका परिवार आपका रक्षक है। लेकिन मेरे मामले में ये बिल्कुल उल्टा निकला। मेरा परिवार ही वो चीज़ है जिससे मुझे बचना है। और जो लोग कह रहे थे कि मैं बहुत गलत हूँ ये सोचने के लिए कि इन सब के पीछे मेरी सास है, वो लोग अब कहाँ हैं? अब जब ये पक्का हो गया कि इन सब के पीछे वही है, तो अब गलत कौन हुआ? और वो उस पैसे के साथ क्या कर रही है जो उसे अपने बेटों से चुराया है? खैर, जल्द ही हम इसका पता लगा लेंगे और उसने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। फिलहाल मैं कुछ भी करने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मैं बस कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई भी सबूत जो आनंदी का असली चेहरा उजागर कर देगा। ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन मैं अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आनंदी जैसी दुष्ट चुड़ैल को अपने अपराधों को मुझ पर थोपने नहीं दूंगी और ना ही ये सब चुपचाप सहूंगी। मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूं जिसके साथ वो पंगे ले सकती है। अगर आनंदी यही चाहती है तो मैं उसे अपने साथ बर्बाद कर दूंगी। 1 महीने बाद धोखाधड़ी का मामला अदालत में दाखिल कर दिया गया है, लेकिन ये शुरू से ही मेरे लिए बुरा लग रहा है। आनंदी ने सभी सबूतों में हेरफेर करके बहुत अच्छा काम किया था और ऑफिस तक मेरी पहुंच न होने से चीजें और खराब हो रही थीं। खैर, अभी वो सोच रही है कि वो जीत रही है, लेकिन उसे क्या पता कि मुझे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया है जो पासा पलट देगा। आखिरकार मुझे कुछ सबूत इकट्ठा करने का एक तरीका मिल गया। क्योंकि मैं खुद ऑफिस नहीं जा सकती, इसलिए कुछ लोगों ने मामले को देखने में मेरी मदद की है। जाहिर है मेरे पति मेरी मदद कर रहा था और उनके साथ मेरे कुछ सहकर्मी भी थे। खैर, मेरे पति का एक पावरफुल पद पर होना एक बड़ा लाभ था, क्योंकि उसकी वजह से हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते थे जो आम कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित थीं। और पता है क्या? हफ्तों की कोशिश और मुझे फंसाने के लिए आनंदी द्वारा दिए गए फर्जी सबूतों के सामने आने के बाद हम आखिरकार पता लगा पाए कि वो सारे पैसे कहाँ जा रहे थे।
मुझे ये तो माना होगा कि सोफिया बहुत शातिर इंसान है, लेकिन क्या उसने सोचा था कि कोई उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा? लेन देन को ट्रैक न किया जा सकने वाला बनाने की कोशिश में आनंदी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सबसे चालाक चोर भी गलतियां करते हैं, और आनंदी ने भी किया। हमें पता चला कि ये एक बड़ढ़ी लेन देन थी जो उसने की थी, जिससे हमें सीधे सबूत मिल गया कि खाता उनका ही था। ये वही लेन देन थी जो मुझे सबसे पहले उसके पास ले गया था। हमने इसका पता लगाया और हमें वो खाता मिल गया जो उसके नाम से जुड़ा हुआ था और जिससे इतनी बेडेढ़ी लेन देन हुई थी। अगर वो इतनी लालची नहीं होती और एक ही बार में इतनी ज्यादा पैसा ट्रांसफर नहीं करती तो शायद हमें उससे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन उसका लालच उसे हमारे पास ले आया। मुझे अब भी समझ नहीं आया कि वो इतना सारा पैसा क्यों चाहती है। वो इतने पैसे का क्या करेगी? वो पहले से ही काफी आलीशान जिंदगी जी रही है, उसे और क्या चाहिए? और उसके लिए हालात और भी बदतर बनाने के लिए मैंने उसके खिलाफ एक चश्मदीद गवाह भी जुटा लिया। तो हुआ ये कि कल मेरी आनंदी के साथ गर्मागर्म बहस हो गई, जहां वो मुझ पर चिल्लाने लगी कि आखिरकार बहुत जल्द वो मुझसे कैसे छुटकारा पा लेगी, क्योंकि मैं सलाखों के पीछे पहुंच जाऊंगी और फिर वो बिना बताए अपने प्लान को बिना किसी रुकावट से अंजाम दे सकती है। मैंने उसकी ये छोटी सी गलतफहमी दूर नहीं की। मैंने उसे सिर्फ एक और दिन के लिए उसकी जीत का जश्न मनाने दिया। मैंने फिर भी उससे पूछा कि उसे इस तरह के पैसे की जरूरत क्यों है, जिसके लिए वो अपने बेटों को धोखा देने के लिए तैयार थी। उसने अपना खुद का जेल सेल नंबर तब तय किया जब उसने कहा कि ये उसकी कंपनी और उसका पैसा है और वो मेरे जैसे नीच कर्मचारियों को बताए बिना जितना चाहे उतना ले सकती है। मुझे लगता है कि वो भूल रही है कि कंपनी में 2 और मालिक हैं। वैसे भी अंदाजा लगाओ क्या, ये सब किसी ने देख लिया। ये कौन है, इसके बारे में कोई आइडिया? मैं उस आदमी को अपने साइड में गवाह बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि कल अंतिम सुनवाई में मेरा आखिरी झटका क्या होगा। हालांकि मेरे पास उसे दोषी साबित करने के लिए काफी सबूत हैं, आनंदी बहुत चतुर है। हो सकता है कि उसके पास में इसके खिलाफ भी कुछ हो। अगर वो आदमी मेरे लिए गवाह बनने के लिए तैयार हो जाए तो मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन अकेली दिक्कत ये है कि क्या वो आदमी मेरे गवाह बनना चाहेगा? 2 हफ्ते बाद आनंदी के वकील मुझ पर और भी आरोप लगाते रहे कि मैं कैसे पूरी कंपनी के साथ साथ उनके घर पर भी कब्जा करने का प्लान बना रही थी। जब आनंदी को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया तो उसने सीधे मुझे गोल्ड डिगर कहा और कहा कि इसी वजह से मैंने कंपनी ज्वाइन भी की थी। खैर, मैं पूरे समय शांत थी। वो जो चाहे बकवास कर सकती थी, क्योंकि मैं कुछ ही समय में उसकी बत्ती गुल करने वाली थी। चूंकि आनंदी के वकील के पास पेश करने के लिए कोई नया सबूत या गवाह नहीं था, इसलिए मेरे वकील को अपना मामला पेश करने के लिए कहा गया। हमने सावधानी से शुरुआत की और जज को ये सबूत दिए जो हमने खाते का पता लगाकर उजागर किया था, और ये भी दिखाया कि आनंदी वो खाता सोफिया का था, ना कि मेरा। आनंदी इस बात से नाराज थी और आरोपों से इनकार करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि सभी बैंक स्टेटमेंट्स में साफ कहा गया था कि खाता आनंदी का था। लेकिन जब उसने विटनेस बॉक्स में मेरा आखिरी गवाह देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदाज लगाओ कौन? उसका अपना बेटा विवेक। मजेदार बात यह है कि 2 हफ्ते पहले जब आनंदी ने विवेक को कमरे के बाहर देखा, उसे एहसास हुआ कि विवेक ने उसे ये कबूल करते हुए सुना था कि खाता वाकई में उसका था, तो उसे इतना यकीन था कि किसी भी तरह से विवेक उसके खिलाफ नहीं जाएगा। उसने मुझसे कहा, वो मेरा बेटा है, मेरा मांस और खून, तुम्हारे बेवफा पति की तरह नहीं। कितनी जल्दी पासा पलट गया। हम यहाँ खड़े हैं और उसका अपना मांस और खून उसके खिलाफ जा रहा है, मेरे साइड से गवाही दे रहा है। उसे मनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जब मैं विवेक से बात करने गई तो वो अपनी माँ से बहुत निराश दिख रहा था। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी माँ उन्हें इस तरह धोखा देंगी और फिर दोष मुझ पर मढ़ देंगी। सबसे पहले वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उसकी माँ को जेल जाना पड़े, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि अगर हम सच सामने नहीं लाएंगे तो बिना किसी गलती के मैं ही जेल जाऊंगी और वो ऐसा करना जारी रख सकती है, आखिरकार वो मेरे लिए गवाही देने के बारे में सोचने लगा। यहाँ तक कि आनंदी का खुद का बेटा भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में था कि उन्हें इतने पैसे की जरूरत क्यों थी, जिसे उन्होंने सबसे छुपा रखा था, यहाँ तक कि अपने बेटों से भी। खैर, हमें अगले दिन वजह पता चली।
लेकिन कुछ और समझाने के बाद विवेक मेरा गवाह बनने और अदालत को वह सब बताने के लिए तैयार था जो उसने अपनी माँ को कबूल करते हुए सुना था। और जब उसने आखिरकार अदालत को बताया कि उसकी माँ वास्तव में पूरे धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार थी, तो उसकी माँ शांत हो गई। वो विवेक पर चिल्लाने लगी कि वो वही है जिसके लिए वो ऐसा कर रही है। उफ! अपने गुस्से में आनंदी भूल गई थी कि वो लोगों से भरे कमरे में थी, जिसमें जज भी शामिल थे, जो जल्द ही उसे लंबे कारावास की सजा सुनाने वाले थे। खैर, आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि उसने ऐसा क्यों किया और पूरा अदालत कक्ष स्तब्ध रह गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसने फर्म के पैसे चुराने की क्या वजह बताई? उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कंपनी बहुत ही असमान रूप से चल रही थी और उसे और विवेक को अपनी कड़ी मेहनत के लिए वो फल नहीं मिल रहा था जिसके वे हकदार थे। उसने आगे कहा कि ये कोई चोरी नहीं थी, वो सिर्फ वो पैसा ले रही थी जिसके वो और उसका खुद का बेटा सही हकदार थे। इसलिए किसी को भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, खासकर जगत को, जो पिछले 4 सालों से उनके हिस्से का पैसा खा रहा था। उसके बावजूद वो मुझ पर चिल्लाई कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उसने कुछ ही समय में जगत और मुझे दोनों को कंपनी और उसके घर से बाहर निकाल दिया होता। और इस सब के दौरान हम यही सोच रहे थे कि उसने विवेक और जगत के साथ एक जैसा व्यवहार किया था। सच्चाई उससे काफी दूर थी। मुझे इस औरत पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई इतने लंबे समय तक ऐसा होने का दिखावा कैसे कर सकता है जो वो नहीं है? क्या वो इस पूरी नकली गुड टू शूज चीज से थक नहीं गई थी? लेकिन एक आदमी मुझसे भी ज्यादा निराश था, विवेक। उसने उससे कहा कि उसने ये सब उसके लिए किया है, लेकिन फिर भी उसे उन्हें अपनी माँ कहने में भी शर्म आती है। उसने आगे कहा कि जगत हमेशा उसके लिए एक भाई से बढ़कर रहेंगे। मुझे लगता है कि आनंदी इसकी हकदार थी। आखिरकार इसके साथ ही वो चुप हो गई। वो अब चिल्ला नहीं रही थी। वैसे भी उसके चिल्लाने से उसके लिए हालात और भी बदतर हो गए थे। ये सब जज के लिए अपना मन बनाने के लिए काफी था। अदालत में उसके व्यवहार के लिए जज ने भारी जुर्माने के साथ साथ उसकी 7 साल की कैद की सजा में 6 महीने और जोड़ दिए। मेरी सास ने मुझे धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया, लेकिन जब अदालत ने फैसला सुनाया तब जेल उन्हें जाना पड़ेड़ था। आखिरकार अब हम उनसे आज़ाद थे। उनके जेल जाने के साथ कंपनी में उनके सभी शेयर कैंसिल कर दिए गए और विवेक और जगत को लगा कि मेरा बोर्ड का सदस्य बनना और कंपनी के 20% शेयर स्वीकार करना सही होगा, जबकि विवेक और जगत दोनों के पास 40% शेयर है ताकि वे बराबर हों। दोनों भाइयों के बीच शेयरों को समान रूप से डिवाइड करना जगत का विचार था। विवेक ने अपने हिस्से में वृद्धि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने उसे इसके लिए मना लिया। मैं अभी भी फर्म के खातों को संभाल रही थी और साथ ही बोर्ड में अपने पोजीशन के मजे भी ले रही थी, जबकि आनंदी अपनी बेवकूफ़ी और लालच के कारण उसने न केवल कंपनी में अपना हिस्सा खो दिया, बल्कि अपने बेटे को भी।